फ्रेंड्स, एमसीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग साइंस में कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को साइंस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं उतने में आप लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस आ भी गया होगा कि अब आने वाले एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। आज का हम लोग का टॉपिक है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन जिसमें कार्बन उपस्थित होते हैं, उन सारे आज हम लोग को तत्वों के यौगिकों की बात करनी है। उसमें हमारा है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन में केवल कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं और हाइड्रोकार्बन मुख्यतः कोल तथा पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, जो ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। और सैल रसायन अनेक महत्वपूर्ण व्यावसायिक उत्पादों के निर्माण के लिए मुख्य प्रारंभिक पदार्थ है और घरेलू ईंधन तथा स्वचालित वाहनों के प्रमुख ऊर्जा स्रोत जो हैं ये द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी तथा संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी हैं, और जो पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं। तो आपका हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई। और हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसका जो प्रयोग होता है पॉलीथीन में, पॉलीप्रोपेन में, पॉलीस्टाइरीन में आदि बहुलकों के निर्माण में किया जाता है। और उच्च अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन का जो उपयोग होता है वो पेंट में विलायक के रूप में और रंजक तथा औषधियों के निर्माण में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी हो गई होगी। तो चलिए उसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित के प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम कौन सा है? मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्राइल, एमिनो अम्ल। सेकंड है हाइड्रोजन साइनाइड, मीथेन, नाइट्राइल, अमीनो अम्ल। थर्ड है एमिनो अम्ल, नाइट्राइल, हाइड्रोजन साइनाइड, मीथेन। फोर्थ है नाइट्राइल, अमीनो अम्ल, मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड। तो आपको बताना है कि अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित के प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम क्या है। तो अनुकारित मतलब जो व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो या किसी वैज्ञानिकों के द्वारा जो पृथ्वी का निर्माण किया गया था उसमें किन किन गैसों का प्रयोग किया गया है, ये आपको बताना है। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो अनुकारित आदिम भूमि जो था उस समय मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्राइल और एमिनो अम्ल। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये राइट था, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए विभिन्न सिद्धांत दिए गए, जैसे विशेष निर्माण का सिद्धांत, सहज पीढ़ी का सिद्धांत, रासायनिक विकास का सिद्धांत। और रासायनिक विकास का सिद्धांत जो था ये ओपेरिन तथा हॉल्डेन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और इस सिद्धांत के अनुसार जीवन का पहला रूप पहले से मौजूद गैर जीवित कार्बनिक अणुओं जैसे आरएनए और प्रोटीन आदि थे से आ सकता था, और जीवन का जो निर्माण है वो रासायनिक विकास से पहले हुआ था, यानी विभिन्न कार्बनिक अणुओं का निर्माण अकार्बनिक घटकों से हुआ था। और उस समय आदिम पृथ्वी पर जो स्थितियाँ थी वो उच्च तापमान, ज्वालामुखी तूफान और मीथेन और अमोनिया युक्त वातावरण को कम करना आदि था। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये राइट हो गया। अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में है जो रसायनों का प्रादुर्भाव हुआ था वो सबसे पहले मीथेन का हुआ था, उसके बाद हाइड्रोजन साइनाइड का हुआ था, फिर नाइट्राइल का हुआ था, फिर एमिनो अम्ल का हुआ था। ये आपका आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है कि मतलब कौन से गैस का निर्माण का क्रम बताना है, गैसों के निर्माण का क्रम बताना है कि सबसे पहले कौन सी गैस बनी, फिर कौन बनी, फिर कौन सी बनी, फिर कौन सी बनी। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी जैव यौगिक अनिवार्य मूल तत्व हैं। सभी जो जैव यौगिक हैं वो उसका अनिवार्य मूल तत्व क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, गंधक। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो संसार के जो सभी जैव पदार्थ या कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं, और कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उसमें कार्बन तो मुख्य होता है, कार्बन होना अनिवार्य है। अगर कहीं कार्बनिक आ गया तो मतलब उसमें कार्बन उपस्थित होगा। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। थर्ड है ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस। फोर्थ है कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम। तो आपको बताना है कि जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो उसमें उत्तरदायी गैस या मूल गैस कौन कौन सी थी। तो चलिए ये भी आपका आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जीव विज्ञानी जीवन के लिए जिन 6 पदार्थों को जरूरी मानते हैं वो है कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस और सल्फर है। और जीवन से जुड़े सभी आधारभूत रसायन जैसे प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हार्मोन्स, ये सारे जो हैं इन्हीं मूल तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि 6 तत्व ही जो हैं उन्हीं से मिलकर हमारा जो है जीवन बना हुआ है, जिसमें आपका कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस हो गया और आपका सल्फर हो गया। तो आप
ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, लेकिन इसमें सोडियम आ गया, सोडियम है नहीं। सेकंड में कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, तो यही आपका राइट है। तीसरे में देख लीजिए कैल्शियम है और फास्फोरस है, इसमें ऑक्सीजन है और फास्फोरस है, कैल्शियम तो हमारे 6 तत्व में है ही नहीं। इसी प्रकार इसमें देखिए पोटेशियम दे दिया, पोटेशियम भी हमारे 6 तत्व में नहीं है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोकार्बनों के अणुभार के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? पहला ऑप्शन है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। सेकंड है प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन और मेथेन। थर्ड है ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन और मेथेन। फोर्थ है ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन और मेथेन। तो आपको बताना कि हाइड्रोकार्बन का जो अणुभार होता है उसके बढ़ते क्रम में हमको सही क्रम बताना है कि इसमें कार्बन की जो संख्या होगी वो बढ़ती जाएगी, पहले 1 कार्बन, फिर 2 कार्बन, फिर 3 कार्बन, फिर 4 कार्बन, ऐसे ही कार्बनों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो वो आपका कौन सा क्रम इसमें से सही है, ये भी आपका आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए, कौन सा ऑप्शन होगा। तो आपको पता होगा कि मीथेन जो होता है उसका फार्मूला होता है CH4, इसमें आपका कार्बन 1 होता है। एथेन जो होता है उसका फार्मूला होता है C2H6 होता है, C2H6 होता है। और आपका फिर उसके बाद प्रोपेन आता है जिसमें 3,6H8 आता है। उसके बाद आपका ब्यूटेन आता है जिसमें C4H10 आता है। फिर आपका ब्यूटेन के बाद 2 मेथिल प्रोपेन आता है जिसमें C5H12 आता है, फिर C6H12 आता है, ऐसे करके आपका क्रम चलता रहता है। तो सबसे पहले मीथेन आएगा, फिर एथेन आएगा, फिर प्रोपेन आएगा, फिर ब्यूटेन आएगा, फिर पेंटेन आएगा, फिर हेक्सेन आएगा। तो आपका मीथेन जब रहेगा तो उसमें कार्बन 1 रहेंगे, और एथेन की बात करेगा तो कार्बन की संख्या 2 हो जाएगी। प्रोपेन होगा तो कार्बन की संख्या 3 हो जाएगी। ब्यूटेन की बात करेगा तो कार्बन की संख्या 4 हो जाएगी। और आपका पेंटेन मतलब 5, तो कार्बन की संख्या 5 हो गई। हेक्सेन मतलब 6 होता है, तो हेक्स मतलब 6 होता है, हेक्सा मतलब आप जानते होंगे, तो हेक्सेन 6 हो गया, तो ये कार्बन की संख्या 6 है। हेप्टेन मतलब 7 होता है, तो कार्बन की संख्या 7। ऑक्ट संख्या भी ऑक्टेन मतलब 8 भी होता है, तो कार्बन की संख्या 8 हो गई। इसी तरह आपका ये एल्केन समूह के जो कुछ तत्व हैं चलते रहते हैं जो हाइड्रोकार्बन के अणुभार के बढ़ते क्रम में, तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये आपका क्रम जो है राइट हो जाएगा। पहले मेथेन आएगा, फिर एथेन आएगा, फिर प्रोपेन आएगा, फिर ब्यूटेन आएगा, फिर पेंटेन आएगा, फिर हेक्सेन, फिर हेप्टेन, फिर ऑक्टेन, फिर नोनेन, फिर डेकेन। ठीक है, इस तरह से आपका बढ़ता हुआ अनुक्रम हो जाएगा। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, आपको बताना है क्या कहलाता है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, आयनिक बंध। तो चलिए इसमें आप आंसर दीजिए, कौन सा हो सकता है आपका, कौन से इसमें से कोई एक हाइड्रोकार्बन है जो कार्बन परमाणु से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है, ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर यौगिक का निर्माण होता है, और कार्बन जो होते हैं ये द्विआबंध वाली असंतृप्त श्रृंखला को एल्कीन समूह कहते हैं। जो कार्बन और कार्बन डबल बनता है इसे हम असंतृप्त श्रृंखला को ही एल्कीन कहते हैं। और एल्केन जो होता है ये कार्बन जो होता है एल्केन जो होगा वो कार्बन से एकल आवधयुक्त संतृप्त विब्रित श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्काइन जो होते हैं, एल्काइन समूह जो होंगे उसमें 3 बॉन्ड हो जाएंगे। 3 बॉन्ड जो होते हैं ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। और परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उन्हें विद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध कहते हैं। जो ये बॉन्ड बनते हैं उसे हम विद्युत संयोजक बंध या आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो एल्कीन है उसमें कार्बन के बीच 2 बॉन्ड होंगे, एल्केन जो होगा उसमें कार्बन और कार्बन के बीच 1 बॉन्ड होंगे, और जिसमें एल्काइन होगा उसमें कार्बन और कार्बन के बीच 3 बॉन्ड होंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं वे आपके एल्कीन कहलाते हैं। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, मस्टर्ड गैस, भाप अंगार गैस। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन आप बता सकते हैं। ये अगर पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और ये भी आपका आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो है मस्टर्ड गैस को रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था, और इसका रासायनिक नाम जो है डाई एथिल सल्फाइड होता है।
और यह एक जहरीली गैस होती है और यह खुली त्वचा पर फफोले डाल देती है। और शुद्ध मस्टर्ड गैस जो होते हैं ये कमरे के तापमान पर एक रंगहीन गाढ़ा और चिपचिपा द्रव होता है। तो आपको कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, मस्टर्ड गैस। और इसका जो फार्मूला होता है C4H8Cl2 और S होता है। इसको हम लिखते हैं डाईक्लोरो डाईएथिल सल्फाइड। ठीक है, तो मस्टर्ड गैस का फार्मूला हो गया C4H8Cl2S हो गया और इसका जो रासायनिक नाम है वो डाईएथिल सल्फाइड है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि पूछ सकता है कि आपके मस्टर्ड गैस का जो है रासायनिक नाम क्या है, इसका फार्मूला दे देगा, फिर उसको आपको बताना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो मस्टर्ड गैस जो होता है ये प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था और इसका जो रासायनिक नाम है वो डाईएथिल सल्फाइड है और यह एक जहरीली गैस है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषाक्त मास्टर गैस होती है, विषाक्त मास्टर नहीं मस्टर्ड होगा यहाँ पे, मस्टर्ड गैस होती है, विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है, विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है। गैस, द्रव, ठोस, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि मस्टर्ड गैस जो होती है वो किस अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में। चलिए बता दीजिए, मैंने अभी आपको डिस्कस करते हुए बता दिया है कि ये कमरे के टेम्परेचर में किस अवस्था में रहता है। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो कमरे के तापमान पर जो मस्टर्ड गैस होता है ये मूलतः द्रव रूप में होता है और इसे शक्तिशाली रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसका जो विषाक्त रसायन से जो होता है इससे त्वचा, आँख और फेफड़े आदि सभी प्रभावित होते हैं और इसके लक्षण का जो प्रयोग होता है वो 1 से 6 घंटे बाद दृष्टिगत होने लगते हैं। इसके लक्षण जो हैं 1 से 6 घंटे बाद दिखाई देने लगते हैं। तो ये आपका कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, मस्टर्ड गैस का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? ईंधन गैस के लिए, ईंधन गैस के रूप में, रासायनिक युद्ध में, सरसों के तेल के स्रोत के रूप में, निर्गंधीकरण के रूप में। तो चलिए आप इसका भी आंसर आसानी से दे सकते हैं आपको, तो इसका आंसर पता ही चल गया। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो मस्टर्ड गैस का जो उपयोग होता है वो रासायनिक युद्ध में किया जाता है। मैंने आपको बताया कि प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस को रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था और इसका रासायनिक नाम डाईएथिल सल्फाइड था। इसका फार्मूला जो था C4H8Cl2S था। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो चलिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका तो आप लोग आंसर ऐसे ही बता सकते हैं। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। भोपाल गैस त्रासदी में किसका रिसाव हुआ था? तो भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र से मेथिल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। और इसका जो फार्मूला है C2H3NO है, ये उसका मिथाइल आइसोसाइनाइड का फार्मूला है, C2H3NO है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन, मेथेन, प्रोपेन, रेडान। तो इसका भी आंसर देने की आप कोशिश करिए, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो सिगरेट लाइटर जो होता है उसमें आपका ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन जो होता है एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन होता है जिसका जो आणविक सूत्र होता है ये C4H10 होता है। अभी मैंने बताया कि मेथेन में 1 कार्बन, एथेन में 2 कार्बन, प्रोपेन में 3 कार्बन, ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं। ऐसे पेंटेन और हेक्सेन, ऑक्टेन, हेप्टेन, इस टाइप से कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है। तो आपका जो सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होता है वो आपका ब्यूटेन होता है जिसमें कार्बन की संख्या 4 होती है। आणविक सूत्र इसका C4H10 होता है और इसका उपयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? 1 राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? छपाई में जो स्याही प्रयोग किया जाता है वो किसके अपघटन से प्राप्त होता है? एसिटिलीन, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो जो छपाई में प्रयोग की जाने वाली जो स्याही होती है वो आपका मीथेन के अपघटन से प्राप्त होता है। मीथेन जो होता है एक रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस होता है जो दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है और इसके अतिरिक्त जो है यह कार्बनिक पदार्थ के विघटन तथा कोयले से निकलने वाली गैसों में भी विद्यमान रहती है
और यह काले रंग का मोटर टायर जो छापा खाने की स्याही होती है, पेंट तथा कार्बन की छड़ें बनाने में प्रयुक्त होती है। और इसे जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जलाने से कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है, जो छपाई के काम आता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, मीथेन। मीथेन जो है ये आपका राइट हो जाएगा। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही जो होती है मीथेन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है गेहूं का खेत, धान का खेत, कपास का खेत, मूंगफली का खेत। तो चलिए ये भी तो आपके लिए इजी क्वेश्चन है। चलिए इसको भी बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो धान के खेत और कोयले की खदान तथा घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, और जबकि जो आर्द्र भूमियां हैं तथा समुद्र जो है उसमें मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। तो आपको मानवीय स्रोत में आपका धान का खेत, कोयले की खदान और घरेलू पशु वातावरण आ जाएंगे, और आपका जो प्राकृतिक स्रोत है उसमें आर्द्र भूमियाँ तथा समुद्र आ जाएंगे। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, धान का खेत। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित है? आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित है। बायोगैस, कीटनाशी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय विकार, डीडीटी गोबर, निकोटीन तंबाकू। आपको कोड में बताना है पहला, दूसरा और चौथा, दूसरा तीसरा और आठवां, दूसरा और तीसरा, दूसरा और चौथा। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, क्या हो सकता है, कौन सा राइट हो सकता है। तो बात कर लेते हैं। पहला देखते हैं बायोगैस। बायोगैस आपका दे रहा है कीटनाशी। तो आपको पता होगा बायोगैस कीटनाशी नहीं है, क्योंकि ये गाँव में गोबर का यूज़ करके आप देखते हैं गोबर गैस प्लांट करके बनाते हैं। तो बायोगैस जो होता है संयंत्रों द्वारा गाँव में प्रकाश और भोजन बनाने वाली गैस की व्यवस्था होती है। तो ये आपका गलत हो गया। सेकंड है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो के द्वारा आपका हृदय विकार का पता लगाया जाता है, ये आपका सही है। कार्डियो से आप लगा सकते हैं कि हृदय से संबंधित है, तो ये आपका राइट हो गया। तीसरा है डीडीटी गोबर। तो डीडीटी गोबर से थोड़ी बनता है, डीडीटी जो है एक प्रकार का कीटनाशक है। तो ये आपका ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि उल्टा दे दिया है। बायोगैस का गोबर होना चाहिए, डीडीटी का कीटनाशक होना चाहिए। और फोर्थ है निकोटीन तंबाकू। तो ये आपको तो पता ही है कि तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा? आपका दूसरा और चौथा जो है राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? इथेफॉन, एंट्रोजिन, आइसोप्रोटुरान और मैथेलियान। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग दे सकते हैं। ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में करवाया है, यदि याद होगा तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो जल्दी से आंसर दीजिए, ये भी आपका पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। इथेफॉन जो होता है ये कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, पोटेशियम क्लोराइड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग आसानी से बता सकते हैं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaCl2 होता है। एक मिनट, इसका जो होता है CaCl हम लिख दे रहे हैं, CaC2 होता है। CaC2 होता है, इसका जो फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बाइड का CaC2 होता है, और यह एसिटिलीन के एजेंट के रूप में कार्य करता है। और फलों को पकाने की प्रक्रिया में कैल्शियम कार्बाइड जो होता है नमी के साथ अपक्रिया करके एसिटिलीन गैस बना देता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। फल पकाने के लिए सबसे उपयोगी जो है आपका कैल्शियम कार्बाइड है। और ये जो होता है कैल्शियम कार्बाइड जब वायुमंडल या किसी भी चीज़ से नमी या जल से जो के साथ क्रिया करके एसिटिलीन गैस बना देता है। तो आपका ऑप्शन सेकंड राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उत्पन्न करता है मेथिलीन, ऑक्सीन, एसिटिलीन, फ्लोरिजन। तो चलिए ये भी तो आप आसानी से बता सकते हैं। अभी मैंने बता दिया कि जो आपका कैल्शियम कार्बाइड है वो नमी से क्रिया करके क्या बनाता है। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, क्या हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, एसिटिलीन। फलों को पकाने में जो है कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CaC2 होता है, और यह एसिटिलीन के एजेंट के रूप में कार्य करता है। और फलों को पकाने की प्रक्रिया में कैल्शियम कार्बाइड नमी या जल के साथ अपक्रिया करके एसिटिलीन गैस बना देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित गैस मिश्रण में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होता है? आपको बताना है कि जो गैस है उसमें कौन सी गैस आपका वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होता है। एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन,
ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा हीलियम। तो चलिए आंसर दीजिए, क्या हो सकता है, कौन सी गैस जो है वेल्डिंग में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो आपका जो वेल्डिंग में प्रयुक्त किया जाने वाला गैस है वो आपका ऑक्सीजन और एसिटिलीन है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो है आपका सबसे ज़्यादा वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वेल्डन उद्योग में इसका उपयोग होता है। सेकंड है यह प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है। थर्ड है सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण इसकी सुगमता से प्राप्त होती है। इन कथनों में से 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सही है। तो चलिए इसका भी आंसर बता दीजिए, अभी आपका आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो एसिटिलीन को एथीन कहते हैं, एसिटिलीन को एथीन कहते हैं। एथीन का जो फार्मूला होता है C2H होता है और इसका जो उपयोग होता है ये वेल्डिंग में किया जाता है और इसके द्वारा क्लोरोइथेन का निर्माण किया जाता है जो प्लास्टिक निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। और कैल्शियम कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर एसिटिलीन की सुगमता से प्राप्त होती है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। आपका ऑप्शन नंबर देखिए, पहला क्या कह रहा है, वेल्डन उद्योग में उपयोग किया जाता है। तो ये आपका राइट है, एसिटिलीन का प्रयोग वेल्डन उद्योग में बिल्डिंग में किया जाता है, ये आपका राइट हो गया। सेकंड जो हो गया, सेकंड बोला है प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त कच्चा माल है। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक के निर्माण के लिए ये कच्चा माल होता है, ये भी आपका राइट है। और तीसरा बोला है सिलिकॉन कार्बाइड तथा पानी का मिश्रण इसकी सुगमता से प्राप्त होता है। तो ये सिलिकॉन कार्बाइड कहाँ है, कैल्शियम कार्बाइड है ना। तो आपका ये तीसरा इसी वजह से गलत हो गया। तो आपका पहला और दूसरा जो है ये सही हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको बताना इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन फुलरीन, फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक। दूसरा है शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा है कीरोटीन, मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन। फोर्थ है मास्टर्ड गैस, रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव। तो चलिए इसको भी आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन हो सकता है राइट आपका। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। आपका पहला है फुलरीन्स। फुलरीन्स जो होता है ये क्या होता है, फुलरीन जो है ये कार्बन परिवार का अपर रूप होता है और जिसमें पूर्ण रूप से कार्बन के अणु संगठित रहते हैं और इसे कार्बन 60 से व्यक्त करते हैं फुलरीन्स को। और फुलरीन की जो खोज है ये राइस विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं ने वर्ष 1985 में किया था। 1985 में फुलरीन्स की खोज हुई थी और इसके जो वैज्ञानिक हैं वो रिचर्ड बकमिस्टर फुलर के नाम पर ही कार्बन के इस अपर रूप का नाम फुलरीन दिया गया। तो आपका इसमें ये आपका जो है गलत हो गया, पहला ही गलत है क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन दे दिया। फ्लोरीन नहीं, ये कार्बन का जो है कार्बन परिवार का तत्व है और इसमें पूर्ण रूप से कार्बन के अणु संगठित होते हैं। तो ये आपका गलत हो गया फुलरीन। ओके, और सेकंड देखते हैं शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ जो होता है इसका निर्माण ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से किया जाता है और निर्माण में यह प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस से तरल उसके बाद ठोस में परिवर्तित करके की जाती है। और जबकि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऊर्ध्वपातन होता है वो तरल में ना होकर सीधे गैस में हो जाता है। तो ये आपका राइट हो गया। थर्ड है कीरोटीन, मानव त्वचा का बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो कीरोटीन क्या है ये तो आपको पता ही है कि ये बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है, मतलब हमारा जो नाखून होता है ये कीरोटीन से ही बना रहता है। तो ये आपका राइट हो गया, ये भी आपका त्वचा की बात कर रहा है। और फोर्थ है मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस जो होता है रासायनिक युद्ध में प्रयोग करने वाला विषैला द्रव। तो ये भी आपका राइट है। मैंने आपको बताया कि जो मस्टर्ड गैस होता है वो शक्तिशाली रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है और यह प्राणघातक रसायन से त्वचा, आँख के अतिरिक्त फेफड़े और DNA कोशिकाएं सर्वाधिक प्रभावित होती हैं। इसका जो प्रयोग होता है 1 से 6 घंटे बाद इसके लक्षण दृष्टिगत दिखाई देते हैं। तो ये आपका सही हो गया, आपका ये भी सही है, केवल आपका पहला जो है गलत है। ओके, और फ्लोरीन की बात कर लेते हैं। तो ये जो फ्लोरीन होता है ये टेफ्लॉन जो होता है ये पॉलीटेट्राफ्लोरो एथिलीन का व्यापारिक नाम है जिसे वर्ष 1944 में रजिस्टर्ड कराया गया था। और यह संश्लेषित जो होता है संश्लेषित फ्लोरोपॉलीमर है जिसमें फ्लोरीन के अणु मिले रहते हैं। और टेफ्लॉन जो है ये फ्लोरीन का बहुलक है, फ्लोरीन युक्त बहुलक जो होता है ये आपका टेफ्लॉन होता है। ओके, तो आपका ऑप्शन यही गलत है, बाकी तीनों आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों को उनकी पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ब्लैक गोल्ड, फुलरीन, ग्रेफिन, केवलार। तो कूट में बताना है कौन सा है। 1 2 3 4, 4 2 3 1, 2 4 3 1, 4 1 2 3। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा आपका है जो प्रयोगशाला में सबसे पहले प्रयोग किया गया था। क्रम बताना है, सबसे पहले फिर कौन।
तो चलिए बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन सा आपका हो सकता है। तो पहले सबसे हम देखे हैं, इसमें आपका देखिए अमेरिका में जो स्थित एक ड्यूपोर्ट लेबोरेटरीज है, उसमें वर्ष 1965 में केवलार का संश्लेषण किया गया। और सबसे पहले स्टेफनी क्योलेक, इनके एक वैज्ञानिक है स्टेफनी क्योलेक, ये जो है ये फुलरीन केवलार का जो संश्लेषण किए थे। तो आपका ये केवलार जो है चौथा जो है ये सबसे पहले हुआ था 1965 में हुआ था, केवलार का जो है 1965 में हुआ था। उसके बाद फुलरीन की खोज जो है ये 1985 ईस्वी में, फुलरीन की खोज 1985 ईस्वी में हैरोल्ड डब्ल्यू क्रोटो और अमेरिकी वैज्ञानिक एक रिचर्ड ई स्मेली और रॉबर्ट एफ कार्ल जूनियर द्वारा इनका किया गया था। फुलरीन की खोज जो है 3 वैज्ञानिक मिलकर किए थे, 1985 में किया गया। और ब्रिटेन के हैरोल्ड डब्ल्यू क्रोटो और अमेरिकी वैज्ञानिक थे रिचर्ड ई स्मेली और रॉबर्ट एफ कर्ल जूनियर, ये तीनों ने मिलकर फुलरीन की खोज की थी 1985 ईस्वी में। तो आपका केवलार जो है ये पहले नंबर पे आ गया, फुलरीन आपका दूसरे नंबर पे आ गया, इसका है 1985 है। और उसके बाद आपका ग्राफीन को जो सबसे पहले खोजा था वो 2004 में मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में 2 अनुसंधानकर्ताओं आंद्रे ग्रीम और कोस्त्या नोवेस्लो द्वारा संश्लेषित किया गया था। इनको जो है ग्राफीन को 2 वैज्ञानिक खोजे थे, आंद्रे ग्रीम और कोस्त्या नोवेस्लो। इनका नाम थोड़ा टफ है तो आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिएगा, देखते रहिएगा बार बार। कोस्त्या नोवेसेलो ये 2 थे जो आपका फुलरीन की खोज किए थे, ये 2019 में किए थे। तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा कूट में? तो आपका केवलार, सबसे पहले केवलार का हुआ था 1965 में हुआ था, फिर उसके बाद आपका फुलरीन का हुआ था 1985 में हुआ था, उसके बाद आपका ग्राफीन का हुआ था 2004 में हुआ था, उसके बाद आपका ब्लैक गोल्ड का किस में हुआ था? 2019 में। ब्लैक गोल्ड जो होता है इसका जो है वर्ष 2019 में मुंबई स्थित टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक ने नैनो प्रौद्योगिकी की तकनीकों का प्रयोग कर सुनहरे गोल्ड को ब्लैक गोल्ड में रूपांतरित करने में सफलता प्राप्त की थी। तो आपका सबसे लास्ट में आपका ब्लैक गोल्ड हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पे केवलार हो जाएगा, तो कहाँ पे दिया? 2 ऑप्शन में आपका केवलार है। तो आपका फिर उसके बाद फुलरीन जो है किसमें है? तो हाँ ये आपका देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। 4 2 3 1, सबसे पहले केवलार, फिर फुलरीन, उसके बाद आपका ग्राफीन, फिर ब्लैक गोल्ड। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो गया। ओके चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोग वीडियो को बार बार रिवीजन कीजिएगा, देखा कीजिएगा, और आप लोगों को अब वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको देख के कुछ नई जानकारी भी प्राप्त हुई होगी और कुछ पुराना भी रिवीजन हुआ होगा। तो आप लोग वीडियो को रेगुलर देखा करें, बिल्कुल मिस ना किया करें जब तक कोई अर्जेंट काम ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।